पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक बॉडी है जिसका काम है देश के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाना। और हमारे देश में हमारी पार्लियामेंट 3 पार्ट से मिलकर बनी है। पहला लोकसभा, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, दूसरा राज्यसभा, जिसे हम हाउस ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं, और तीसरा प्रेसिडेंट। तो तीनों मिल जाते हैं, बन जाती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, बात करेंगे पार्लियामेंट करती क्या है। तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जो देश के लिए कानून बनाती है। कौन बनाता है कानून? तो जिनको हमने चुना, हमने ही हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। हमने चुना प्रधानमंत्री को, हमने चुना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को, हमने चुना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को, हमने चुना होम मिनिस्टर अमित शाह को। तो हमने ही इनको चुनाव में जिताया, और हमारे वोट से जब ये जीते, वहां जाके पार्लियामेंट में क्या मिल गया? इनको पोस्ट या पोर्टफोलियो मिल गया। तो ये लोग देश के लिए कानून बनाते हैं। बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की या फेडरेशन। तो एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द यूनिट्स। तो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिवाइडेड है। स्टेट गवर्नमेंट्स एजेंट्स के रूप में काम नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बल्कि दोनों को ही, सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब दिल्ली की सरकार को और स्टेट की गवर्नमेंट को, दोनों को इक्वल पावर है। दे गेट द पावर फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हमारा देश फेडरलिज्म फॉलो करता है, हमारी गवर्नमेंट फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म क्यों जरूरी है? भारत जैसे देश में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आइए समझते हैं। तो भारत एक बड़ा देश है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो यहां पर स्टेट्स अलग ना हो जाएं, इसीलिए क्या किया गया है? स्टेट्स को, कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स को भी पावर दिया गया है, सो दैट दे शेयर द पावर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटीग्रिटी और यूनिटी बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। दूसरा, हमारा भारत विविधता का देश है। कहते हैं भारत अनेकता में एकता का देश है। दुनिया का कोई देश नहीं है जहां पे इतने टाइप्स के रिलीजन, इतनी टाइप्स की लैंग्वेज। तो भारत में डाइवर्सिटीज है, कल्चर्स है। तो इन सबको अकोमोडेट करने के लिए, सबको उनका अधिकार देने के लिए फेडरलिज्म भारत में जरूरी है। नेक्स्ट है, हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी, पर दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करती है। दे हैव गॉट देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड दिस पावर इज गिवन टू देम फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या करें? हाँ, सपोर्ट करें। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का पावर है। जो राज्यसभा है उसमें स्टेट से अपॉइंटेड लोग जाते हैं और वहां के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो ये तो हो गया फेडरलिज्म है हमारा भारत, हमारा देश फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करता है। ये तो आप समझ गए हैं क्यों करता है, ये भी मैंने बता दिया। पर हमारे देश में यूनिटरी भी है, मतलब नॉन फेडरल है। सर यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स है, मतलब जो उसके साथ स्टेट्स हैं, वो उसके सबऑर्डिनेट की तरह बिहेव करते हैं। तो आप कहेंगे सर हमारे देश में तो यूनिटरी भी फॉलो होता है। हाँ, तो आपका डाउट होगा सर कैसा सिस्टम है हमारे देश का? फेडरलिज्म है। हाँ, मैं फेडरलिज्म का एग्जांपल दे दूं। अमेरिका जो हमारा कंट्री है वहां पे फेडरलिज्म फॉलो होता है, और हमारा इंडिया फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां फेडरलिज्म है। तो बहुत सारे देश हैं जहां पे फेडरलिज्म चलता है। तो यूनिटरी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया गया है स्टेट के मुकाबले। इसमें एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए है, पर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का भी पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड या बदल सकती है। पूरे देश में एक सिंगल सिटीजनशिप है, वो तो हमारे देश में भी है सर, पर अमेरिका में एक सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो जिस स्टेट में आप रहेंगे, अगर आप न्यू ऑर्लिन्स में चले गए, स्टेट है वहां पर, तो न्यू ऑर्लिन्स की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी, अमेरिका की सिटीजनशिप अलग। तो वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है। हमारे देश में एक सिंगल सिटीजनशिप है। आप यूपी में रह रहे हैं तो भी आप इंडियन सिटीजन है, आप बिहार में रह रहे हैं तो भी आप इंडियन सिटीजन है। दो बार सिटीजनशिप नहीं लेनी है। और हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है किसकी? रिप्रेजेंटेशन की। और पार्लियामेंट में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों की सीट्स डिपेंड करती है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पे। मतलब जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन, वहां के ज्यादा लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। तो आपको तो पता ही है यूपी सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है, इसीलिए सबसे ज्यादा सीट लोकसभा की और राज्यसभा की सीट कहां पर है? पार्लियामेंट में। ठीक है, बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश में कुछ ऐसी टेरिटरीज भी हैं जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मतलब इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा देश कैसा है? दो स्ट्रक्चर बता दिया, फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिटरी है। तो जवाब है ये दोनों का मिक्स है। हमारे देश में फेडरलिज्म भी है बट विद यूनिटरी। तो हमने दोनों के बेस्ट पॉइंट्स को अपने देश में शामिल किया है। हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। तो सारी अच्छाइयां दुनिया की हमने क्या की? अपने देश में शामिल कर ली है। बात करेंगे पार्लियामेंट के पहले हाउस की, लोगों का हाउस, लोगों की सभा, लोकसभा। तो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, वो मेंबर ऑफ लोकसभा है। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। कहां से? यस, मैं जहां पर हूं वाराणसी के वो एमपी हैं और पीएम भी हैं। वाराणसी के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के। समझ में आया? तो लोकसभा एक ऐसी हाउस है जहां के लोगों को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तुम नहीं इलेक्ट कर सकते हो, वो लोग जो 18 साल के हैं, तुम अभी 18 साल के नहीं हुए हो। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे पास भी राइट टू वोट करने का पावर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो डायरेक्टली लोग अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं। अब आता है मेंबर्स ऑफ लोकसभा 5 साल के इलेक्ट होते हैं। क्या लोकसभा 5 साल से पहले बंद हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है? हाँ, हो सकती है। प्रेसिडेंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। ये भी हो सकता है, और एक्सटेंड भी हो सकती है। क्या जवाब है? हाँ, इमरजेंसी के टाइम पे एक्सटेंड भी हो सकती है। तो हमारे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं?
तो 550 मेंबर्स है, जिसमें से 550 मेंबर्स में से ध्यान से समझिएगा 550 मेंबर्स से 530 मेंबर्स स्टेट्स में से आते हैं। इसका मतलब हमारे सारे स्टेट्स मिलाकर के 530 मेंबर्स लोकसभा में भेजते हैं। हर स्टेट से मेंबर्स चुन के जाते हैं, वोटिंग से जाते हैं। कितने? 530। तो यूनियन टेरिटरीज बचे, यूनियन टेरिटरीज से 20 मेंबर जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है, दमन दीव याद करिए, है ना, और अंडमान, ये है हमारी यूनियन टेरिटरीज का कुछ एग्जांपल। तो लोकसभा की सीट्स पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, मतलब जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस स्टेट के ज्यादा मेंबर लोकसभा में जाएंगे। तो सबसे हाईएस्ट यूपी, सो सबसे ज्यादा सीट 80, यूपी में सबसे ज्यादा मेंबर्स जाते हैं लोकसभा में। और कम वाले स्टेट का एग्जांपल देख लीजिए, सिक्किम एक बहुत छोटा स्टेट है, सिर्फ 1 मेंबर जाते हैं इससे लोकसभा से, जबकि गोवा भी छोटा स्टेट है पर उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो 2 मेंबर। तो डिपेंड करता है कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे उस स्टेट से, उस स्टेट की पॉपुलेशन पर। अब सोचिए हमें बनना है, हाँ, या आपके सर को बनना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो तुमसे पूछता हूं, मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन चेक करो, क्या मैं इसमें अप्लाई होता हूं कि नहीं होता हूं? ठीक है, चलिए करते हैं। पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। ठीक है। दूसरा, ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर एज। अरे भाई, आपके साथ की तो एज वैसे भी, हाँ, मेरे लिए तुम सिलेक्ट कर रहे हो कि मैं मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकता हूं। हाँ भाई, बन सकता हूं। मेरी एज 25 से काफी ज्यादा है। पूछना चाहते हो कितनी एज है क्या? हाँ, मैं बता दूं, मेरी एज 49 ईयर्स है। इस साल दिसंबर में मैं 50 का हो जाऊंगा। ठीक है, हाँ, मेरे बर्थडे दिसंबर को आता है, 50 का हो जाऊंगा, डोंट वरी। तो 25 ईयर्स से ज्यादा हूं, डेफिनेटली हूं, तो हो गया क्वालिफाइड। दूसरा, हिज नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल्स। ये इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? देखिए, जब भी कोई 18 साल का व्यक्ति होता है, एनी सिटीजन हु इज गेटिंग 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स के बाद क्या होता है, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। समझ आ रहा है? मतलब आप जैसे 18 साल के होगे तुम्हारा नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाएगा, तो कहते हैं इलेक्टोरल रोल्स। तो किसी भी पार्ट में जहां तुम रहते हो वहां की वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा। समझ आया? परफेक्ट है एकदम। और ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, उसे दिवालिया जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेब्ट्स को, जिससे पैसे लिए, उसको उधार चुकाने में सक्षम है। हाँ भाई, सर आपके इंसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, मतलब मैं यहां तक सही हूं, यहां तक मेरी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, देख लो तुम लोग। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं है। हाँ, मैं स्कूल प्रिंसिपल जरूर हूं, पर मैं सरकारी प्रिंसिपल नहीं हूं, गवर्नमेंट के स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हूं। एक प्राइवेट स्कूल है वाराणसी में जिसमें मैं 10 साल से अधिक से काम कर रहा हूं, हाँ, उसी सेम स्कूल में प्रिंसिपल हूं फॉर मोर देन 10 ईयर्स। तो मेरे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट जॉब है, बीइंग अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। तो ये भी मेरे लिए सही है, मतलब मैं बन सकता हूं। और लास्ट, ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल एंड अनसाउंड माइंड, ना तो दिमाग से क्रैक हो और ना तो क्या हो, वो एक क्रिमिनल हो, अपराधी हो, दोनों नहीं है। इसका मतलब कि मैं पूरी तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता हूं। तो अब आपका नेता कैसा हो? सर तरुण रुपानी जैसा हो, क्या कहते हैं? चलो, जोक सपाट समझ में आ गया। ये क्वालिफिकेशंस चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा बनने की। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन का उल्टा क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन। कब हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो उस पॉइंट्स को उल्टा कर दो, जो बोला था उसका उल्टा कर दो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति रेलवे में पायलट है, मतलब ट्रेन चलाता है, क्या वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका रेलवे का जॉब है, गवर्नमेंट का जॉब है। अभी उसको उस जॉब को छोड़ करके तब मेंबर ऑफ द लोकसभा बन सकता है। ठीक है। और क्या होना चाहिए? वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट ने घोषित कर दिया कि आदमी का दिमाग ठीक नहीं है, तो भाई उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनाओगे? यहां तो वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया तो भी। और लास्ट में अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में सोनिया गांधी जी, जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही है, उनको डिस्क्वालीफाई इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि राजीव गांधी जी के साथ मैरिज करने के बाद उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई। मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आपको इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना अलाउड नहीं है। हाँ, सही बात भी है। नेक्स्ट है वेकेशन। कब आपकी सीट खाली हो जाएगी, कब आपका पद चला जाएगा? तो अगर आप खुद रिजाइन कर दे, आप सोचो तुम मेंबर बन चुके हो, हाँ, तुम स्कूल के काउंसिल मेंबर हो ना, तुम में से कुछ स्कूल काउंसिल मेंबर्स होंगे, कोई हेड बॉय, हेड गर्ल, प्रीफेक्ट्स या मॉनिटर्स, क्या कहते हो, स्कूल काउंसिल मेंबर होते हैं ना। तो अगर तुमने रिजाइन कर दिया तो तुम्हारी पोस्ट वेकेंट हो जाएगी। समझ में आया? और या तो तुम लगातार एब्सेंट हो रहे हो स्कूल में। यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। अगर लोकसभा की 60 डेज में वो लगातार एब्सेंट है तो भी उसकी सीट खाली हो जाएगी, खत्म। और लास्ट में अगर एक व्यक्ति ने लोकसभा का चुनाव भी जीत लिया और जब विधानसभा का चुनाव चला, मतलब जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हुआ, वो भी जीत गया, तो एक साथ दो जगह कहां जाओगे भैया? किसी एक हाउस में बैठोगे, या दिल्ली बैठो या अपने स्टेट में बैठो, तो उसे क्या करना है? किसी एक को चुनना पड़ेगा, एक की सीट वेकेंट होगी। समझ में आ गया? पार्लियामेंट, आपने देखी खूबसूरत सी बिल्डिंग पार्लियामेंट की बनी हुई है, बहुत ही शानदार। गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही शानदार फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग बनाई है हमारी पार्लियामेंट की। मैंने आपको पहले ही उसकी इमेज दिखा दी थी, पहले ही स्क्रीन पे उसकी इमेज थी। तो अब पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, अंदर क्या करना पड़ता है, मेंबर्स को क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इसको कहते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट के अंदर। तो अब पार्लियामेंट के अंदर चलती है सेशंस। सेशंस मतलब होता है बैठक, मतलब जब हम मीटिंग्स बुलाते हैं पार्लियामेंट की, उसे कहते हैं सेशंस। कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट। कौन है हमारी प्रेसिडेंट? ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाती है, और साल में कितनी बार? साल में कम से कम 2 बार तो पार्लियामेंट की मीटिंग होनी चाहिए। और हमारे देश में 3 मेन सेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या 2 से ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ भाई, आप चाहे तो 3, 4 सेशन, 5 सेशन कर सकते हैं, पर मैंने कहा हमारे यहाँ 3 सेशन सबसे पॉपुलर है। सबसे पहला सेशन है बजट सेशन, जब हमारे देश में बजट पास होता है। हमारे देश में बजट पास होता है फरवरी की 1 तारीख को, याद कर लीजिए, 1 फरवरी इज द बजट डे इन इंडिया। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण इस दिन बजट पेश करती है। बजट सेशन हो गया। दूसरा सेशन हो गया मॉनसून सेशन, अभी जब बारिश का सीजन चल रहा है, मॉनसून सेशन। तीसरा और आखिरी ठंडी में आने वाला सेशन है मॉनसून। इन सेशंस में कई दिन के लिए पार्लियामेंट के मेंबर को बुलाया जाता है। कहां? दिल्ली। वहां पर वो मिलकर के देश के लिए नए कानून बनाते हैं। अब और पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में चाहिए होती है कोरम।
कोरम क्या मतलब होता है? वो मेंबर्स जो जिनके हुए बिना, जिनके प्रेजेंस के बिना पार्लियामेंट की कोई भी मीटिंग नहीं की जा सकती है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट अ बिजनेस इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज कोरम। और हमारे देश में 1/10 को कोरम माना गया है। कितना? 1/10। तो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के पास है 550 सीट्स, इसका 1/10 कर दोगे तो आएगा 55। तो लोकसभा में अगर 55 मेंबर भी प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा की मीटिंग आज एडजर्न हो जाएगी, आज के लिए टाल दी जाएगी। अरे भाई मेंबर ही नहीं है, कोरम होना जरूरी है। उसी तरह से राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं, अगर इसका भी 1/10 निकालो, 1/10 निकालोगे तो 25 आएगा। समझ में आ गया? कोरम का मतलब क्या है कि इतने मेंबर तो होने ही चाहिए ताकि उस हाउस की मीटिंग को लीगली कराया जा सके। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट में हर दिन 11 बजे, ठीक 11 बजे से लेकर 12 बजे, कितने हो गए? 1 घंटे का टाइम है जब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन पूछता है क्वेश्चन? अरे आप और मैं नहीं पूछ सकते क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूं। तो जो पार्लियामेंट में अपोजिशन वाले हैं, दूसरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। किससे? किसी भी मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। अब होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे रेलवे मिनिस्टर से पूछेंगे, सर गाड़ियां लड़ रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? इतने लोग मर रहे हैं गाड़ियों में, टिकटें नहीं हो रही है, क्या कर रहे हैं? हाँ, लड़ाई हो जाती है पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा। तो ये जो पार्लियामेंट में चल रहा है, यह क्वेश्चन आवर, आपने देखा होगा। पार्लियामेंट में बहुत शोर शराबा होता है। तो यूजुअली ये जो पहले 2 घंटे हैं, पहला घंटा है मैंने बताया क्वेश्चन आवर, 11 से 12, 1 घंटे का टाइम है। इस समय मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन पूछने के अधिकार को कहते हैं इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन मतलब होता है राइट टू आस्क क्वेश्चन। मेरा हक है कि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पद का क्या कर रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं। तो 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है। क्वेश्चन पूछने से पहले 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है कि मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना है। जैसे किसी को रेलवे मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो रेलवे मिनिस्टर को नोटिस लिख के देगा 10 दिन का कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे फलाना क्वेश्चन पूछना है। तो अगर उस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा, अगर उस क्वेश्चन को वो ओरल चाहता है तो उसको कहते हैं स्टार क्वेश्चन। स्टार वो क्वेश्चन होते हैं जिसका वो जवाब ओरली सुनना चाहता है पार्लियामेंट में, लिखित में जवाब नहीं चाहिए। अगर लिखित में चाहिए जवाब तो उस क्वेश्चन को कहते हैं अनस्टार, मतलब उसमें ऐसा स्टार मार्क बना होता है, ऐसा जिसमें स्टार का निशान लगा होता है, वो ओरल चाहिए आंसर। जिसमें स्टार का मार्क नहीं लिखा है, मुझे इसका जवाब लिखित में चाहिए। 10 दिन का टाइम मिलता है मेंबर्स को इसके लिए, क्वेश्चन पहले ही बता दिया जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 दिन से शॉर्ट टाइम में, 10 दिन का टाइम नहीं देंगे आपको, 2, 4, 5 दिन के अंदर ही हमको जवाब चाहिए, तो इसे कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और शर्त एक ही है, इस क्वेश्चन का नोटिस उस मेंबर को देना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, हमें रेलवे मिनिस्टर से पूछना है कि रेलवे की टिकट इतनी महंगी क्यों हो रही है, ठीक। तो अगर हम 3 दिन के अंदर जवाब चाहते हैं, 10 दिन का टाइम नहीं दिया, कितना टाइम दिया? 3 दिन का, तो हम इसको कहेंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब ये भी हो सकता है कि जो रेलवे मिनिस्टर है वो चाहे तो वो जवाब देने से मना कर सकते हैं, ही कैन रिफ्यूज, क्योंकि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? आगे बढ़े। तो ये है क्वेश्चन आवर पहला 1 घंटा। 1 घंटा बीतने के बाद जो अगला घंटा आने वाला है वो और मुसीबत वाला घंटा आने वाला है। इसको कहते हैं जीरो आवर। जीरो मतलब कि आप घड़ी में जीरो देखते हैं कब होता है? जब ठीक 12 बज रहा होता है, 00.00, इसीलिए इसका नाम है जीरो आवर। ये भी 1 घंटे का समय है, क्वेश्चन आवर के बाद का समय है। इस समय कोई भी मेंबर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है बिना किसी परमिशन के। ये आवर सबसे ज्यादा शोर शराबे वाला आवर है। इस समय तो कई बार ऐसा होता है कि सारे पार्लियामेंट के मेंबर झगड़ पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और कोई भी कहीं से भी चिल्ला रहा होता है और स्पीकर जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसे सबको थामना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। यहां पर कई बार इतना हंगामा हो जाता है जीरो आवर में कि लड़ाइयां तक हो जाती है, गालियां निकलने जाती हैं। अरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लड़ जाते हैं एक दूसरे से। कभी देखा है पार्लियामेंट का टीवी में? जरूर देखा होगा, न्यूज में। और इस जीरो आवर में कई बार क्या होता है, एडजर्न करना पड़ जाता है। तो ये बड़ा ही मुश्किल समय है जब कोई भी बिना किसी परमिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछता है और उन्हें जवाब देना होता है। अब आता है मोशन, मतलब एक ऐसा प्रपोजल जो कोई एक मेंबर देना चाहता है पार्लियामेंट पर, जिस पर वो बिल बनाना चाहता है, जिस पर वो किसी पर्टिकुलर पर्पस से उसको पास करना चाहता है, इसे कहते हैं मोशन। मोशन क्या है? एक प्रपोजल है। जल्दी एक प्रपोजल है, ठीक है। अब पहला मोशन है एडजर्नमेंट मोशन। ये मोशन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पर। अब सोचिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जब हाउस के काम को अचानक आपको रोकना पड़ रहा है। जो मीटिंग चल रही है उसको अचानक आप रोक देते हैं और किसी नए चीज पे डिस्कशन डिबेट होने लगता है, एंड दैट इज, अब एडजर्न तो कराते हैं। जैसे सोचिए कहीं डकैती हो गई, कोई बड़ा भूकंप आ गया, कई बड़ा फ्लड्स, मतलब बहुत बड़ी तबाही हो गई, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो नॉर्मल नेचर का नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और हाउस उस पर डिस्कस करे, इस पे वो लोग क्या करते हैं, अचानक काम को रुकवा देते हैं। हम कहते हैं एडजर्न करना। तो अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन चाहिए, इसके लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन। फिर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है आप पर, तो अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो समझ जाओ क्या होगा कि वो व्यक्ति नहीं जाएगा बल्कि पूरी पार्टी अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा। समझ में क्या कह रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस एक ऐसा मोशन है जब अगर पास हो गया तो, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना आसान नहीं है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपोजिशन वाले पास कराते हैं। अपोजिशन मतलब जैसे इस समय पार्लियामेंट में कौन है? मोदी गवर्नमेंट है, जिसको हम कहते हैं एनडीए गवर्नमेंट है। तो अपोजिशन में कौन है? यूपीए गवर्नमेंट है। हाँ, यूपीए गवर्नमेंट के लोग क्या कर सकते हैं? मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? 50 मेंबर कम से कम चाहिए, क्या करने के लिए? इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि हमें मोदी गवर्नमेंट को के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। कितने लोग चाहिए? 50 मेंबर्स चाहिए।
समझ में आ गया? इस पर पार्लियामेंट में क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन याद रखिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास कर सकते हैं, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या होगा? सिर्फ मेंबर नहीं जाएगा बल्कि सारी सारी पार्टी रिजाइन कर जाएगी और लोकसभा में हो सकता है कि फिर से चुनाव करना पड़े। समझ में आ गया? पूरी सरकार गिर जाती है। बात करते हैं एक और मोशन की, नहीं एक टॉपिक की जिसका नाम है एडजर्न करना। मैंने बताया था पोस्टपोन कर देना, आगे डाल देना, सस्पेंड कर देना पार्लियामेंट को। और दूसरा है प्रोरोगेशन करना, मतलब हाउस की जो मीटिंग का सेशन है वो पूरा हो गया। इमेजिन करिए हम बात कर रहे हैं मॉनसून सेशन की, ठीक? मॉनसून सेशन 10 दिन के लिए बुलाया गया था। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। 10 दिन आज पूरे हो रहे हैं, तो आज क्या हो जाएगा? सेशन 10 दिन का खत्म। अब अगला सेशन होगा विंटर सेशन, तब हम बुलाएंगे। तो क्या लगा? प्रोरोगेशन। बात समझ में आई? प्रोरोगेशन क्या होता है? सेशन ऑफ द हाउस खत्म हो जाना। क्लियर है? बात करेंगे स्पीकर ऑफ द हाउस की। बताइए, थोड़ा कफ एंड कोल्ड है, डोंट वरी। हाँ, ये कौन है? देखिए, तो आप कहेंगे सर ये तो ओम बिरला जी है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जैसे आपके क्लास में आपकी टीचर आपके सारे क्लास को कंट्रोल करती है, वो अलाउ करती है स्टूडेंट को क्लास में अंदर आने के लिए, स्टूडेंट को क्लास से पनिश कर देती है, बाहर ले जाती है। क्या कहते हैं? जिसको कहती है कि यस यू स्टैंड एंड स्पीक, तो वो बच्चा बोलता है, अलाउ करता है स्पीकर लोगों को बोल। ये सारा रोल जो आपकी क्लास टीचर कर रही है आपके क्लास को कंट्रोल करने के लिए, वही सेम काम कौन कर रहा है? स्पीकर कर रहा है लोकसभा में। याद रखिएगा, 550 लोगों को कंट्रोल करना है इस एक बंदे को। 550 मेंबर है लोकसभा में, तो ओम बिरला जी सेकंड टाइम स्पीकर बन गए हमारे देश में। तो स्पीकर कैसे आता है, इलेक्ट कैसे होता है? तो जैसे ही पार्लियामेंट का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चुन के आते हैं, तो पहली ही बैठक, फर्स्ट मीटिंग में ही वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं। तो इसका मतलब है इनका चुनाव हुआ और ये जीत गए, और इनके नीचे कौन काम करता है? तो अगर किसी वजह से स्पीकर बीमार हो गया है, रिजाइन कर दिया है, तो स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर काम करता है। और आपको बताना है अब डिप्टी स्पीकर का नाम, ठीक है? तो स्पीकर भी 5 साल तक रहता है, जैसे सारे लोकसभा के मेंबर है, ये भी लोकसभा का मेंबर है, तो 5 साल के लिए रहता है। और डिप्टी स्पीकर वर्क्स ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर का कोई रोल नहीं है। बात करेंगे क्या क्या काम करता है। तो मैंने कहा सोचिए, इमेजिन करिए आपकी टीचर क्या काम करती है, ठीक है? पहला काम है बिजनेस ऑफ द हाउस। तो स्पीकर प्रिसाइड करता है, सारी बैठकों में लीड करता है, सबसे बीच में बैठता है और सबसे सामने बैठता है, और सारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नीचे बैठे होते हैं और उन सब के ऊपर वो बैठा होता है। हाँ? तो प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, और लोगों को टाइम अलॉट करता है डिस्कशंस करने के लिए, और जो वो कह देगा, जो उसका डिसीजन है वो फाइनल है ना? आपकी टीचर का डिसीजन फाइनल है। पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होना है तो उस बिल पे स्पीकर का भी साइन होता है, इनिशियल्स ऑफ द स्पीकर लिए जाते हैं। और क्या खास बात है? स्पीकर डिसाइड करता है कि ये बिल ऑर्डिनरी बिल है कि मनी बिल है। अगर कहीं वोटिंग की जरूरत पड़ी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कई बार क्या होता है, किसी प्रपोजल को वोट करना पड़ता है, तो उस प्रपोजल की जब वोटिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस वोटिंग में अगर दोनों तरफ से वोट, फॉर के वोट और अगेंस्ट के वोट इक्वल हो गए, तो तब स्पीकर वोट देता है, और उसके वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट। नॉर्मली स्पीकर वोट नहीं देता है। स्पीकर बनने के बाद वो व्यक्ति किसी एक हाउस कमेटी का या किसी का मेंबर नहीं होता है, बल्कि वो इन जनरल क्या करता है, सबकी वेलबींग के लिए काम करता है। उसका काम है हाउस को कंट्रोल करना, हाउस के फंक्शन को स्मूथली चलाना, ये इसका काम है स्पीकर का। और स्पीकर उस समय वोट करता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं और उसका वोट फाइनल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है? स्पीकर सारे पेटिशंस रिसीव करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो किसको भेजेंगे? टू द स्पीकर। जैसे आप भेजते हो टू द प्रिंसिपल, वैसे स्पीकर को। ही कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजन, एंड जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो कम्युनिकेट करता है उनको डिसीजन, और वो डिसीजन अथॉरिटीज तक पहुंचाता है, ठीक है? नेक्स्ट है डिसिप्लिन का फंक्शन, मतलब हाउस को कंट्रोल करने के लिए तो इसको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ये चाहे तो ऑर्डर के लिए लोगों को डांट सकता है, सस्पेंड कर सकता है, और इवन चाहे तो आज हाउस की बैठक खत्म। देखिएगा कि मेंबर्स बहुत शोर मचा रहे हैं, क्वेश्चन आवर में झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, क्या करेगा? आज बैठक एडजर्न कर दे, पावर है इसके पास। तो कोशिश करना है डिसिप्लिन ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर किसी ने बदतमीजी के शब्द, गालियां तक लोग दो देते हैं कई बार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिसिप्लिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उन शब्दों को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से रिमूव करा सकता है। कई बार शब्द बोलते हैं या अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करना, बदतमीजी वाले शब्द नहीं यूज करने। स्पीकर चाहे तो क्या कर सकता है? किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी को छोड़ के आया है तो यह डिसीजन स्पीकर के पास होता है कि वो एंटी डिफेक्शन में आता है कि नहीं। और क्या काम है? स्पीकर पार्लियामेंट्री कमेटीज का मेंबर होता है। पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटीज होती हैं, क्योंकि सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो काम को बांट दिया जाता है, कुछ छोटी छोटी कमेटीज बनाई जाती हैं। और उन पार्लियामेंट्री कमेटीज का एग्जांपल है जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी। इन कमेटियों का प्रेसिडेंट, इन कमेटियों का हेड होता है स्पीकर, और ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कमिटीज। और जो कमिटीज अगर हाउस में बनने वाली है, जैसे किसी पर इंक्वायरी बैठ गई है तो इसके लिए कमेटी बन गई, तो इसका चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट करेगा। समझ में आया? बहुत पावरफुल व्यक्ति है स्पीकर। और क्या फंक्शन है? स्पीकर ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउस करता है। जब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है तो स्पीकर क्या करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। इससे पता चलता है स्पीकर की पोस्ट ऊंचा है एज कंपेयर टू चेयरमैन। और जब कोई कॉन्फ्रेंस हो, किसकी, पूरे देश भर में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उन सबके स्पीकर्स को अगर बुलाया जाता है तो उसकी कॉन्फ्रेंस को भी लीड कौन करता है? स्पीकर लीड। यहां तक तो हो गया लोकसभा और स्पीकर और उसके फंक्शंस। अब बात करेंगे राज्यसभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सभा। तो 250 मेंबर्स है टोटल राज्यसभा में, और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को कहते हैं परमानेंट हाउस। एक ऐसा हाउस जो इमरजेंसी भी आ जाए देश में, जिसमें लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, सरकार खत्म हो जाती है, तब राज्यसभा भी चलती रहती है, तो इसीलिए परमानेंट हाउस है। सर वो कैसे?
तो राज्यसभा में 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर बाय रोटेशन करते रहते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर चले जाएंगे और नए 1/3 मेंबर आते जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। तो 6 साल के लिए है, याद रखिएगा राज्यसभा। लोकसभा 5 साल के लिए थी, राज्यसभा 6 साल के लिए। अब राज्यसभा में 250 मेंबर है, तो 250 मेंबर्स कहां से आए? तो प्रेसिडेंट तो उनको नॉमिनेट करता है, ये तो ठीक है, पर उनमें से 12 मेंबर्स, ध्यान से सुनिएगा, 12 मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट चुनता है, प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है। क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? इससे पहले कुछ गीतकार जैसे गुलजार साहब, रेखा जी का नाम सुना है? रेखा नाम की फिल्म स्टार थी बहुत पहले। हाँ, जया बच्चन का नाम पक्का ही जानते होंगे, अमिताभ बच्चन की भाई। तो ये सारे मेंबर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। ये मेंबर्स एजुकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, तो जिनका इन पर कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, समाज से जुड़े किसी काम में इनका कंट्रीब्यूशन है, ऐसे लोगों को 12 लोग, कितने? सिर्फ और सिर्फ 12, सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो 250 में से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बचते हैं 238 मेंबर्स। ये 238 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, इनका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। किनसे? MLA, फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स मिलकर के चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। समझ में आया? यूपी में, क्योंकि मैंने कहा राज्यसभा के मेंबर्स भी किस पे डिपेंड करते हैं? पॉपुलेशन पे। यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यूपी में 31 मेंबर्स राज्यसभा में इलेक्ट होकर जाते हैं। उसी तरह से छोटा स्टेट ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, तो सिर्फ एक मेंबर मिजोरम से राज्यसभा में इलेक्ट होकर जाता है, पॉपुलेशन कम है। आइए, राज्यसभा की क्वालिफिकेशन मुझसे मिलाइए। चलिए टैली करिए कि क्या मैं राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हूं? हाँ, आपके सर तरुण पानी मेंबर बन सकते हैं। क्या वो इंडियन सिटीजन है? मैंने कहा हाँ। क्या उनकी एज 30 इयर्स या उससे अधिक है? मैंने कहा हाँ, 30 इयर्स से ज्यादा एज है। हिज नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना चाहिए। मैंने कहा है भाई, मेरा नाम है, मेरे पास मेरा वोटर आईडी कार्ड है ना? लोगों को वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है, हम वोट कर सकते हैं। तो अगर हम वोट कर सकते हैं तो हम चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट नहीं है और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कर रहा है, और ये भी पॉइंट रिपीट, सारे पॉइंट रिपीट है, सिर्फ एक पॉइंट एज का पॉइंट देखना है, 30 इयर्स कम से कम एज होनी चाहिए। आइए, लोकसभा और राज्यसभा में कंपेयर कर रहे थे, तो बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास क्या है? लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर। ये दोनों कैसी बॉडी है? लेजिस्लेटिव बॉडी। गवर्नमेंट में 3 बॉडीज होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये दोनों कौन सी बॉडी है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाली बॉडी है। और लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है? कई बार कॉन्करेंट लिस्ट। सर ये क्या होता है? देखिए 3 लिस्ट बनी गई है। पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? यूनियन लिस्ट में वो नाम होते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉ नहीं बना सकती। तीसरी और आखिरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। तो सर अब ये 3 लिस्ट हो गई। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं फिर से, एक लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एजुकेशन। अब एजुकेशन पर कानून बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, और यहां पर बना दिया योगी जी ने। दोनों ने कानून बना दिया, तब झगड़ा हो जाएगा दोनों में कि मेरा कानून बना जाए। तो आप बताइए किसका कानून बना जाएगा? तो द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। क्यों? क्योंकि हमारे देश में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया गया है? थोड़ा ज्यादा पावरफुल रखा गया है। समझ में आया? सो व्हेन द लॉ इज मेड ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट, द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अब समझ में आ गया क्यों? अब आता है एक और लॉ बनता है, एक और लिस्ट है, 3 लिस्ट बनाई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक लिस्ट, अब जैसे देखिए ये 3-5 जब लिस्ट बनी, जब क्या हुआ, जब हम आजाद हुए थे उस समय क्या हुआ था? लिस्ट बनी थी। अब आज के जमाने में नए ऐसे कानून की जरूरत पड़ रही है जो उस समय ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी नहीं। अब सोचिए, इमेजिन करिए, उस समय साइबर क्राइम्स होते ही नहीं थे। कहां होते थे उस जमाने में? क्या होता? साइबर क्या पता था लोगों को? उस समय कंप्यूटर था ही नहीं, स्पेस और उसके रिलेटेड लॉज। तो इसलिए क्या है, इनको एक अलग लिस्ट में रखा गया, नाम है रेसिड्यूरी पावर। तो जो इन 3 लिस्ट में लॉज नहीं लिखे गए हैं, उनकी एक आखिरी लिस्ट एक और बनाई जिसका नाम है रेसिड्यूरी पावर। और रेसिड्यूरी पावर सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती। ठीक है? अच्छा, अभी मैंने कहा कि पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टेट लिस्ट में कानून नहीं बना सकती है, पर एक केस में बना सकती है। अब राज्यसभा क्या करे? किसी एक सब्जेक्ट को जो कि स्टेट लिस्ट में लिखा है उसको उठा दे और कहे ये सब्जेक्ट क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तब क्या होगा? तब वह सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाल लिया जाएगा। शर्त याद रख लीजिए, क्या शर्त है? कौन करेगा? पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। राज्यसभा क्या करेगा? एक रेजोल्यूशन पास करेगा, ये बताते हुए कि वह सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में लिखा है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए ये पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट उस पर कानून नहीं बना पाएगी। और बाकी स्टेट्स भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स राज्यसभा से रिक्वेस्ट करें कि भैया ये सब्जेक्ट हमारे लिस्ट से हटा दीजिए। भाई एक लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सब्जेक्ट वहां से हटा दिया जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट है प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक तरह का टेम्परेरी लॉ होता है। सोचिए पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं चल रही है और अभी देश को किसी कानून की जरूरत है, तो क्या हम वेट करेंगे कि पार्लियामेंट की मीटिंग हो तभी हम कानून बनाए? क्या कहते हो? नहीं, इतना टाइम नहीं है, तुरंत कानून बना दिया जाएगा। कौन बनाएगा? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट प्रेसिडेंट को आदेश देंगे, और प्रेसिडेंट तो जानते ही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट के रूल्स को फॉलो करता है। नतीजा क्या हो जाएगा? देश में कानून आ जाएगा, पार्लियामेंट के बैठक के बिना, सेशंस के बिना। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। और ये शर्त है कि जैसे ही पार्लियामेंट की जब से ही मीटिंग होगी, अगला सेशन जैसे ही लगेगा, उसके 6 वीक के अंदर इसको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये है पावर पार्लियामेंट के पास।
और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का काम भी कर सकती है अगर किसी स्टेट में क्या हो, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। अगर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी हो गई है तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वहां का कानून खुद बनाएगी। अब आ रहा है पार्लियामेंट के फाइनेंशियल पावर्स, मतलब लोकसभा राज्यसभा मिलकर जो पार्लियामेंट बन रही है, क्या पावर्स है। तो सारे बिल्स दोनों हाउस में से किसी में भी जा सकते हैं, पर मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर बाकी सारे बिल्स को क्या करती है, मिलकर पास करती है। तो लोकसभा ने अगर बिल को पास कर दिया है तो राज्यसभा के पास जाएगा बिल, और राज्यसभा उसको फिर पास कर देगी। या उल्टा कर दो, राज्यसभा ने किसी बिल को, याद रखिएगा नॉन मनी बिल की बात कर रहा हूं, मतलब जिसमें मनी मैटर्स नहीं है, तो राज्यसभा अगर किसी बिल को पास करती है तो लोकसभा उसे पास कर देती है, ऐसे ही चलता है। तो यूनियन बजट भी पार्लियामेंट पास करती है। पार्लियामेंट के पास पावर है देश के लिए जो बजट बनता है जिसमें सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर बताई जाती है। पार्लियामेंट चाहे तो सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग सकती है। ये क्या होता है, कभी कभी बजट में जो पैसा रखा गया है वह कम पड़ जाता है, पार्लियामेंट में बजट में जो पैसा अलॉट किया गया है उससे ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है। व्हेन द फंड्स बिकम लेस और इनसफिशिएंट। फिर क्या होता है, अगर बजट पास नहीं किया गया तो किसी एक अकाउंटिंग ईयर में बजट बनाया ही नहीं गया, बजट पास ही नहीं हुआ है। मैंने कहा था हमारे देश में 1 फरवरी इज द बजट डे, और बजट बनता किसके लिए है, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगले साल के लिए बनता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए बनता है। तो अगर बजट ही नहीं बना है तो पैसों की तो जरूरत है, सैलरी देनी है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो तब क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट नाम का एक प्रोविजन है जिसके तहत पार्लियामेंट काम कर सकती है। वोट ऑन अकाउंट पावर देता है पार्लियामेंट को पैसे यूज करने का, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट कैन डिसाइड द सैलरीज। तो लोकसभा के राज्यसभा के मेंबरों की सैलरी कितनी है तुमको बताना है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बताइए, चलो गूगल करो, सर्च करो, तो ये सैलरी पार्लियामेंट खुद डिसाइड करती है। अच्छा, नो टैक्स, देश के लोगों पे कोई भी टैक्स तब तक नहीं लगेगा जब तक पार्लियामेंट अप्रूव न कर दे, ठीक है। पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। नेक्स्ट है जुडिशियरी पावर या जुडिशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे देश की पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट तक को निकाल सकती है। हाँ, अगर प्रेसिडेंट मिसकंडक्ट करे, वायलेशन ऑफ द लॉज करे, तो प्रेसिडेंट को भी उसके पद से निकाला जा सकता है। तो प्रेसिडेंट के साथ साथ इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको भी निकाला जा सकता है। शर्त एक ही है कि वो मिसकंडक्ट होना चाहिए या उन्होंने कोई कानून तोड़ा होना चाहिए। कर सकते हैं इस प्रोसेस को, का स्पेशल नाम है इम्पीचमेंट। हाँ, अभी डिटेल में बताएंगे कैसे करेंगे इम्पीचमेंट। क्या पार्लियामेंट किसी पर्सन को पनिश कर सकती है अगर वो किसी पार्लियामेंट के काम को हैम्पर कर रहा है? हाँ, पार्लियामेंट उसको भी पनिश कर सकती है। यह है जुडिशियल पावर। नेक्स्ट है इलेक्टोरल पावर, मतलब वोट, मतलब चुनाव करने का पावर। तो पार्लियामेंट चुनती है, पार्लियामेंट मिलकर इलेक्ट करती है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स एज वेल एज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को भी चुनती है और स्पीकर को भी पार्लियामेंट चुनती है। हाँ, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को पार्लियामेंट नहीं चुनती है, क्योंकि हमारे देश में जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट का नाम कौन है। वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जगदीश धनखड़, ऑनरेबल जगदीश धनखड़। तो वाइस प्रेसिडेंट को ऑटोमेटिकली इसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा माना जाता है, इसलिए उसकी वोटिंग नहीं होती। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनने की वोटिंग नहीं होती। जो भी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। क्लियर? क्या पार्लियामेंट के पास पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए? सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए, पूरा देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हमारे देश में जो भी रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस बन रहे हैं, सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं? जवाब है हाँ। पार्लियामेंट के मेंबर्स मेजोरिटी से और 2/3 मेजोरिटी के साथ मिलकर के क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। इससे पहले जो कानून हुआ करते थे उसका नाम था आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। आपने नाम सुना होगा, इंडियन पेनल कोड। अब गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से कानून चेंज कर दिया है और नाम कर दिया है भारतीय न्याय संहिता। नाम सुना है? हाँ, इसी 1 जुलाई से अप्लाई कर दिया है। तो इसका क्या प्रूव हो रहा है कि सरकार नए कानून ला रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला रही है, चेंज कर रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना बना हुआ है। नेक्स्ट है और पावर क्या पार्लियामेंट के पास? पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट का नाम और उसकी बाउंड्री तक चेंज कर सकती है। अभी लास्ट में बने स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना रिसेंट बना स्टेट है, उत्तराखंड नया बना स्टेट है, और तो और हाँ, ठीक है, बहुत सारे स्टेट नए बने। और कंपोजिशन ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी चेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ मेंबर्स, जूरी मेंबर्स को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। कौन? पार्लियामेंट। ये है उसके पास पावर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जिनको हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, आज जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? कहीं वो मनमानी तो नहीं करने लगेंगे? अब रेलवे मिनिस्टर है, जब मन कर रहा है, जो मन कर रहा है, अपने मन से नियम बना दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर भी लगाम कसी जा सकती है। हम उसे कहते हैं कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कैसे? पार्लियामेंट अपने मेंबर्स पे क्वेश्चन करके कंट्रोल कर सकती है। क्वेश्चन आवर में, याद होगा, और 0 आवर में उस समय क्वेश्चन पूछा जाता था, उनको जवाब देना पड़ेगा। सर, हम जवाब नहीं देंगे, मेंबर कह सकता है ना, तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, तब क्या होगा? दोबारा वोट मिलेगा तुमको? जी नहीं। तो पार्लियामेंट क्या करती है? क्वेश्चन पूछती है, ये उनको जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट मोशन पास कर सकती है, याद है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। पूरी सरकार गिर जाएगी, तो ऐसा कोई काम मत करिए। एडजर्न कर सकते हैं, अगर लगता है कि मेंबर्स, दूसरे अपोजिशन मेंबर्स को लगता है कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो वो एडजर्न करा सकती है। और कट मोशन ला सकती है, अगर सरकार ने किसी चीज में डिमांड रखी है जहां पे बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, बर्बादी हो रही है पैसों की, तो वहां पर अपोजिशन वाले कट मोशन ला सकते हैं, जिससे पैसे की बर्बादी रोकी जा सके। जब कोई ग्रांट में एक्सेसिव खर्च हो रहा होता है, उसे रोकने के लिए कट मोशन लाया जाता है। तो ये सब पावर है। इसका मतलब है कि जो मिनिस्टर है वो मनमर्जी से काम नहीं करेगा, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है।
अब कुछ ऐसे पावर जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पावर है, लोकसभा का इसमें अधिकार नहीं है। एक्सक्लूसिव पावर, स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा की स्पेशल पावर। तो लोकसभा स्टेट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट है उस पर कानून नहीं बना सकती, पर राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को निकाल करके क्या कर सकती है, नेशनल इंपॉर्टेंस का बताते हुए वहां से स्टेट लिस्ट से निकाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट में ला सकती है। ऐसा कर सकती है एक रेजोल्यूशन पास करके। तो ये पावर सिर्फ किसके पास है, राज्यसभा के पास पावर है टू टेक अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड इंक्लूड इट इन द नेशनल पार्लियामेंट। ठीक है, ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास पावर नहीं है। और राज्यसभा चाहे तो कोई एक ऐसी सर्विस जिसे हम ऑल इंडिया सर्विस, जैसे आपको पता होगा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अरे नाम तो सुना होगा, अरे आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये किसी नई सर्विस को भी क्या कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस घोषित कर सकती है। क्यों, देश के इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए, राष्ट्र के हित का ध्यान रखते हुए। पर राज्यसभा घोषित कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। ये पावर लोकसभा के पास नहीं है। और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बताया था ना, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, 5 साल बाद भी डिसॉल्व हो जाती है और कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे भी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो राज्यसभा देश को चलाती है। राज्यसभा क्या करती है, ये सारा काम करती है उस समय। ये है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। अब बात करेंगे एक्सक्लूसिव स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा, जो राज्यसभा नहीं कर सकती है। ये पावर सिर्फ सिर्फ लोकसभा के पास है। पहला, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना, और नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो गया तो वो मंत्री नहीं जाएगा, वो मिनिस्टर जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ है वो नहीं जाएगा, बल्कि पूरी की पूरी टीम चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। सोच लीजिए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पास होता है, सिर्फ लोकसभा में पास होता है। मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में। राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। और अगर डेडलॉक हो जाए किसी एक नॉन मनी बिल के मैटर पर, मतलब मनी बिल नहीं है, नॉन मनी बिल है, ठीक है, लोकसभा ने नॉन मनी बिल पास कर दिया, राज्यसभा उसको पास ही नहीं कर रहा, राज्यसभा उससे क्या कर रहा है, पास ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो अमेंडमेंट चाहता है, इसमें चेंज चाहता है। तो अब दोनों जन क्या करेंगे, एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, हम इसे कहते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा इस ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करेगा। और अब डिसीजन जो होगा वो फिर से वोटिंग करके होगा, पर क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा है, 550 है, और राज्यसभा के पास है 250, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ लोकसभा की ज्यादा है, तो विल ऑफ द लोकसभा विल प्रिवेल। तो इससे पता चलता है लोकसभा यहां पर ज्यादा पावरफुल है।